नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमारा चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फुल पैकेज लेकर आया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपके चैनल आपकी सिलेबस को कंप्लीट भी कराएगी, इसलिए जितने भी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है। आप सब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और मैं नंदिनी मिश्रा आपकी ज्योग्राफी की क्लास लूँगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्लास है वो सेकेंड क्लास है ज्योग्राफी का। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें था संसाधन विकास और उपयोग। ये हमारा चैप्टर का नाम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने संसाधन का परिभाषा जाने थे कि आखिर संसाधन है क्या। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि संसाधन क्या है। संसाधन उन वस्तुओं या पदार्थ को कहा जाता है जो मानव के लिए उपयुक्त और आवश्यक हो, उसे संसाधन कहा जाता है। यानी जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। आइए ये भी हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य जो है वो एक संसाधन के रूप में है। कैसे है ये तो आप लोग जानते हैं, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ पिछली ही क्लास में। तो मगर आइए एक बार और जान लेते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पता ही है आप लोगों को, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं, कार्यालय का काम, बोझा ढोने का काम इत्यादि। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में, अगर मनुष्य एक वैसा जाति है जो कोई पदार्थ संसाधन है या नहीं ये पता लगाता है। अगर मनुष्य न हो तो संसाधन का पता चलेगा ही नहीं। अगर जो पदार्थ है वो उसका उपयोगिता मनुष्य के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि मनुष्य अपने कौशल बुद्धि से ये पता लगाता है कि कौन वस्तु कितनी आवश्यक है। आइए उसी प्रकार हम लोगों ने भी जाना था कि एक महान भूगोलवेत्ता थे जिमरमैन, जो कहे थे कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। ये आप लोगों के लिए भी आई था, ये मैं बताई थी कि ये क्वेश्चन बन जाएगी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में। संसाधनों का क्या महत्व है आधुनिक जीवन में, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने एग्जाम्पल से भी आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल बताई थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि संसाधन के वर्गीकरण। तो संसाधन का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से हुआ था, तो 5 प्रकार से। उपलब्धता के आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, पुनः प्राप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पे। जिसमें हम लोगों ने उपलब्धता के आधार पे और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे और पुनः प्राप्ति के आधार पे इन तीनों संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। आइए अब बचा है स्वामित्व और विकास के आधार पे, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि उपलब्धता के आधार में 2 प्रकार की थी, प्राकृतिक पदार्थ और मानवकृत। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे थी जैविक और अजैविक संसाधन। फिर था पुनः प्राप्ति के आधार पे तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये सब के बारे में तो डिटेल आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में बहुत ही डिटेल आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो शायद आप लोग भुला नहीं सकते हैं। तो आइए अब बात आती है स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है, आइए जानते हैं डिटेल। स्वामित्व के आधार पे निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ सबसे फर्स्ट आइए निजी संसाधन। तो आइए जानते हैं निजी संसाधन क्या है। यह निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। उपयोग की गई अनेक वस्तुएं जैसे कृषि भूमि, उद्यान, मकान, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन इत्यादि निजी संसाधन हैं। यानी हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जो निजी व्यक्ति का हो उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कृषि भूमि, उद्यान,
मोटरसाइकिल, मकान, मोबाइल फोन इत्यादि निजी संसाधन हैं। क्यों है जानते हैं। अगर किसी के पास अगर मोबाइल होता है, वो सबका, पूरे देश का या पूरे गांव का नहीं होता है, वो किसी पर्सनल आदमी का होता है, या फिर उसे एक या दो या तीन आदमी मिलके चला सकते हैं, यानी साझेदारी से वो होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं पर्सनल संसाधन यानी निजी संसाधन। उसी प्रकार कृषि भूमि है। अगर कृषि भूमि भी सेम मोबाइल जैसा ही है एग्जाम्पल में, कि ये एक आदमी या एक परिवार के या फिर दो परिवार के मिल के लिया गया है, एक जमीन है कृषि भूमि। इसमें अगर उसका मालिक अगर चाहे तो कृषि भूमि पे अनुत्पादन कर सकता है, वरना नहीं मन है तो नहीं भी कर सकता है। मकान में भी वही है कि अगर मकान का मालिक अगर चाहेगा तो अपने मकान में किसी को रख भी सकता है, अन्यथा नहीं भी। मोटरसाइकिल का भी सेम ही है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं। इनका जो स्वामी है वो अपनी इच्छा अनुसार इनका किसी भी प्रकार और किसी भी समय उपयोग कर सकता है। मैं बता दी हूँ जस्ट अभी कृषि भूमि का एग्जाम्पल देके, कि अगर उसका मन होगा तो वो उत्पादन करेगा अन्य का, या नहीं मन होगा तो नहीं भी कर सकता है। उसके मन पे है कि वो क्या करे या क्या ना करे, उस पे कोई जबरदस्ती नहीं है। आइए नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। यह है क्या जानते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, गांव, नगर, सॉरी यहाँ की होगा, कि सभी लोगों के लिए सुलभ हो। यानी वे संसाधन जिसका उपयोग एक समुदाय, एक गांव, नगर के लोग जो हैं वहाँ के, उनके लिए लाभप्रद, आसान हो। गांव में चारागाह होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, श्मशान भूमि होते हैं, पंचायत भवन, विद्यालय, पर्यटन स्थल इत्यादि सामुदायिक संसाधन हैं। जान गए आप लोगों की कि जो सामुदायिक संसाधन है वो एक समुदाय यानी एक गांव, नगर, पूरे लोगों के लिए होती है। पर आइए एग्जाम्पल से अच्छे तरह से जानते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में है चारागाह। जो एक गांव में चारागाह होती है, उस पे एक पशु नहीं बल्कि उस गांव के पूरे पशु जो हैं वो वहां जाके चलते हैं, इसलिए इसका नाम चारागाह पड़ा है। आइए खेल का मैदान। खेल का मैदान के साथ भी सेम बात आती है कि खेल का जो मैदान है वहाँ एक आदमी नहीं जाके के खेलते हैं, बल्कि पूरे गांव के लोग या पूरे समुदाय या पूरे नगर के लोग वहाँ जाके अपना मनोरंजन का काम करते हैं। श्मशान भूमि का भी तो पता है आप लोगों को। पंचायत भवन भी जो है वो एक आदमी के लिए नहीं होती है, अनेक आदमी के लिए या जिस एरिया में है उसके लिए होती है। विद्यालय का भी सेम बात है। परंतु यहाँ आप लोगों का एक डाउट होता होगा कि जो ये विद्यालय है ये निजी संसाधन होगा या नहीं। तो जी हाँ, विद्यालय जो है वो एक निजी संसाधन है। जब इसका मालिक कोई एक पर्सनल आदमी होगा तो ये एक निजी संसाधन हो जाएगी। परंतु आमतौर पर अगर विद्यालय पूछा जाए आप लोगों से ये कैसा संसाधन है, तो वहाँ आप लोग सामुदायिक संसाधन ही मानिएगा। क्योंकि जो विद्यालय होती है वो एक गांव में या एक एरिया में पूरे वहाँ के वासियों के लिए होती है। और जो एक निजी संसाधन में विद्यालय आता है वो एक निजी उसका जो मालिक होता है वो निजी आदमी होता है, पर आमतौर पे इसका मालिक जो काम होता है वो एक सरकार के द्वारा किया जाता है, और सरकार जो काम करती है वो पूरे एरिया के लिए करती है, इसलिए ये सामुदायिक संसाधन है। पर्यटन स्थल में भी है कि वहाँ एक लोग जाके पर्यटन नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग जाके वहाँ पर्यटन करेंगे। क्लियर हो गया है आप लोगों को कि सामुदायिक संसाधन क्या है। सामुदायिक संसाधन को साझी संपत्ति, सॉरी यहाँ साझी होगी, मिसप्रिंट हो गई है, साझी संपत्ति भी कहते हैं। और साझेदारी में एक ही परिवार के लोग भी हो सकते हैं। आइए यहाँ एक आप लोगों का ये जो डाउट है ये भी हो रहा होगा कि निजी संसाधन में भी साझेदारी हो सकती है। जो मैं बता दी हूँ कि जो निजी संसाधन है उसमें कैसे साझेदारी हो सकती है, कृषि भूमि में या मोबाइल फोन का भी मैं एग्जाम्पल ली थी। अब आप लोगों को मेरे अंदाज से सामुदायिक और निजी में कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को कम से कम एक बात को 2 से या 3 बार बताती हूँ, ताकि आपको ना यहीं पर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगे वीडियो देखने के बाद कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग जब वीडियो को लास्ट करें तो उस समय कम से कम
संतोष के साथ जाएं कि मैंने आज वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया जो मुझे पहले से नहीं आती थी। इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पे याद कराने का पूरा प्रयास करती हूँ। और इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है समर्पण लर्निंग पॉइंट, उस पर आप लोग ज्वाइन करिए और आके किसी भी तरह की डाउट पूछ सकते हैं। स्टडी रिलेटेड सिर्फ डाउट होनी चाहिए, कोई और डाउट नहीं होनी चाहिए। वहाँ आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर मौजूद हैं। आप लोग वहाँ आके डाउट को पूछिए, उस डाउट का पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। राष्ट्रीय संसाधन क्या है आइए जानते हैं। ऐसा संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों का कि राष्ट्रीय संसाधन यानी सरकार का स्वामित्व, राष्ट्र का स्वामित्व उस पर होता है। और राष्ट्र का स्वामित्व किस पे होता है? तो सरकार उसका स्वामित्व करती है। देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्ति का संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। बिल्कुल अधिकार है। किसी राज्य देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधन पर उस राज्य या देश का स्वामित्व होता है। इसलिए आवश्यक पड़ने पर सड़क और रेल लाइन बिछाने, नहरें और कारखाने के लिए निर्माण इत्यादि के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके बदले सरकार कुछ मुआवजा देगी। यहाँ एक बात आई है, किसी भी भूमि। इससे आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल रहा है कि किसी का भूमि का मतलब है कि निजी भूमि से यहाँ संबंध आ रही है कि अगर जो जहाँ सरकार को मन है कि यहाँ प्रदेश के विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए, नहर खुदवाना, कारखाने बिछवाना या रेल लाइन जो है उसे बिछवाना, ये सब अगर सरकार जो है वो राज्य के विकास के लिए अगर काम कर रही है और उसमें किसी भी आदमी का या किसी भी निजी व्यक्ति का अपना जो ज़मीन है वो अगर आ जाएगी तो वो ज़मीन का अधिग्रहण कौन करेगा? तो वो सरकार करेगी। वो उसका निजी तो भले ही है पर उससे अधिग्रहण सरकार करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि जो ये है वो एक राज्य में आ चुकी है, उसकी ज़मीन है, पूरे देश की ज़मीन है, वो भले ही पर्सनल हो। हाँ, बट जब वो ज़मीन निजी संसाधन है तो उसे सरकार एक काम करेगी। क्या करेगी? तो उसे मुआवजा राशि देगी। मुआवजा राशि उस राशि को कहते हैं कि जब सरकार देश के विकास के लिए कुछ काम करने के लिए पर्सनल ज़मीन को अगर अपने अधिकार में ले ले तो उससे कुछ राशि देती है, उसका दाम देती है, उस ज़मीन का या उस एरिया का जो है उसका कीमत चुकाती है, तो उसे मुआवजा राशि कहते हैं। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसे विस्थापितों के लिए पुनर्वास का प्रबंध कराती है। यानी जो वहाँ पे रह रहे हैं इंसान, उसे कहीं और रहने दिया जाए उसके लिए पूरा प्रबंध करती है। कौन करेगी ये सब काम? जो ज़मीन लेगा यानी सरकार। अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि राष्ट्रीय संसाधन कहते किसे हैं मेरे अंदाज से। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा राष्ट्रीय संसाधन में। आइए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनका नियंत्रण करती है। जैसे कि नाम से भी पता लग रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी इसका जो नियंत्रण है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही करेगी। पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर हैं, अर्थात 29% तल ही विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय संपत्ति है। जैसे कि कोई अगर देश है तो उसका जो अगर उसके किनारे अगर सागर पर जाए तो उसका 29% जो है तल, वो वही सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाएगी। और बाकी का जो 71% है वो किसी भी देश की संपत्ति नहीं मानी जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं। तो आइए जानते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करती क्या है। इनके उपयोग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें मैं बता दी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट पर 19.2 किलोमीटर के बाद भी 200 किलोमीटर तक के सागर को किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। आइए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है वो एक निर्णय लिया है कि जो
29% तो वो देश की राष्ट्रीय संपत्ति है ही, परंतु उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या निर्णय ली कि उसके बाद भी 200 किलोमीटर तक की सागर को किसी देश का आर्थिक संपत्ति माना जाएगा। ये निर्णय था अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का, जहां से वो सब कर क्या सकते हैं, तो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। सॉरी, भूतों नहीं, भूतलो होगा। भूतलों से धातु एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने करने मतलब प्राप्त कर सकते हैं। ये सब क्या है, उसके अधिकार में है। देशों के जहाजों के परिवहन अथवा अनुपयोगी की भी स्वतंत्रता रहती है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ अधिकार दिए हैं कि जो सब कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को जो वर्गीकृत किया गया है उसमें क्या क्या है, तो संभाव्य हैं, ज्ञात हैं, भंडारित हैं और संचित हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संभाव्य संसाधन क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि संभाव्य यानी इसका सिर्फ संभावना होता है। आप लोग को अगर नहीं पता है इसके बारे में डिटेल, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि संभाव्य यानी संभावना, जिस संसाधन की संभावना हो सिर्फ उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। आइए यहाँ तो गेसिंग से तो जाएगी नहीं, इसे डिटेल में जानते हैं क्योंकि क्लास रही है। तो आइए बताती हूँ कि डिटेल क्या है। वे संसाधन जो किसी देश में विद्वान होते हैं यानी किसी देश में उपस्थित होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका उपयोग किया जा सकता है परंतु ऊंची तकनीक और किसी कारण से उपयोग नहीं होता हो, संभाव्य कहते हैं। जैसा कि मैं बोली थी कि इसका सिर्फ संभावना होता है, यहाँ भी वही बात आई है कि वहाँ उपस्थित होते हुए भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो संसाधन क्या संभाव्य यानी सिर्फ संभावना है, बाकी कुछ नहीं। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। भारत में पेट्रोलियम की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों यहाँ होगी, सॉरी, तटों के साथ ही आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि अनेक स्थानों पर है, परंतु केवल असम तथा पश्चिमी घाट के पास लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि है तो इतने देशों के पास इसकी संभावना, परंतु सिर्फ इन दो देशों के बीच से भी 20% ही क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि असम और पश्चिमी घाट के पास लगभग वो तकनीकी है, उतना पैसा है, उतना वो विकसित हो चुके हैं कि वो इस काम को करने के लिए सक्षम हैं। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार जो है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि, ये सब तो हमेशा विद्वान होने वाली है, फिर भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? वही राज्य कर रहा है या वही देश कर रहा है जो कि ऊंची तकनीक का प्रयोग करता हो, जिसे पता है कि इसका उपयोग क्या है, उसके पास ऊंची तकनीक है, उचित पैसा है, वही इस संसाधन का उपयोग करेगा। भारत में अपार संभावनाएं हैं, परंतु कुछ स्थानों पर इनका उपयोग हो पाता है, बता रही हैं। आइए नेक्स्ट है कि ज्ञात संसाधन क्या है। जिन संसाधनों को खोज कर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। पता है, नाम से पता लग रहा होगा, ज्ञात यानी जिसको ज्ञात हम लोग कर चुके हैं, यानी अगर संभावना है तो वो संसाधन संभाव्य कहेंगे, पर जब वही संभाव्य संसाधन को ज्ञात कर लिया जाए, उसके उपयोग को जान लिया जाए, तकनीकी विकास उसे संसाधन का रूप दे दिया जाए, तो वो संभाव्य संसाधन ज्ञात संसाधन बन जाएगी। यानी ज्ञात संसाधन को हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि जिसमें हम लोग को तकनीकी का विकास कर सकते हैं, जिसमें विकसित लोग इसे संसाधन का उपयोग करें, उसे हम लोग ज्ञात संसाधन कहते हैं। आइए, जैसे में असम, गुजरात के तेल कुओं से पेट्रोल निकाला जा रहा है, बिल्कुल सही है। पहले तो होता होगा कि शायद ये भी संभावी हो, पर अब ये संसाधन ज्ञात हो गई हैं। कई वर्षों से झारखंड की भूमि के अंदर खनिजों का भंडार जमा था, बिल्कुल उस समय ये संभाव्य थी, परंतु अब इनमें से कोयला सहित अन्य खनिजों की खोज की जा रही है, अब ये ज्ञात हो गए हैं। जब तक कि झारखंड में जो अंदर से खनिज है, कोयला, इसका नहीं पता चला था, तो ये संभाव्य संसाधन में आती थी, परंतु जैसे ही पता चल गया तो ये ज्ञात संसाधन में आ चुकी है। ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी तकनीक विकसित हो चुकी है और सार्थक उपयोग होता है, बताई हूं मैं। तकनीक विकसित होने के बाद ही संभाव्य संसाधन को
हम लोग ज्ञात संसाधन में बदल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगला है भंडारी संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी अभाव में या पहुंच से बाहर हैं। यानी पर्यावरण में जितने भी उपलब्ध पदार्थ हैं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो पता ही एक संसाधन है, परंतु वो संसाधन है परंतु तकनीकी अभाव में ये अभी अच्छी तरह से इसका महत्व को नहीं समझा गया है, इसे निकाला नहीं गया है, मतलब संसाधन के रूप में इसे जाना नहीं गया है। उसे हम लोग भंडारी, जिसका सिर्फ भंडारण है, भंडारित है, उसे जब चाहें तो निकाल सकते हैं उचित तकनीक से, उचित पैसा से, तो उसे हम लोग भंडारी संसाधन कहते हैं। तो आइए, विकसित देशों ने ऐसी तकनीक की खोज की है जिन्हें पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो। किसने किया है? विकसित देशों ने। विकसित देश कई किलोमीटर गहराई तक भेद कर खनिज निकालते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश कुछ गहराई तक भेद कर खनिज निकाल सकते हैं और अब विकसित देश इससे भी कम निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो विकसित देश है उसके पास अच्छी तकनीक की व्यवस्था है, इसलिए वे भंडारी संसाधन को उपयोग कर रहे हैं और बाकी विकासशील देश कुछ भंडारी संसाधन को उपयोग कर रहे हैं और जो अब विकसित देश हैं वो थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं, परंतु आपात संभावनाओं के बाद ही तकनीकी और धन के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। जैसा कि मैं बताई हूँ वही बात आई है यहाँ, यह संसाधन भंडारित नहीं हो पाता। सही बात है। आइए नेक्स्ट है संचित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो परंतु सस्ती तकनीक के अभाव में अथवा अन्य कारणों होगा यहाँ, सॉरी कारणों नहीं, कारणों से उनका उपयोग मान में न होता हो तथा भविष्य में उपयोग करना संभव होने संचित कहते हैं। यानी जो संचित के रूप में है, जिसका उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञात हो, उसे निकालना संभव हो, परंतु निकाला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उससे भी कम सस्ती तकनीकी के विकास का खोज के लिए नहीं निकाला जा रहा है। कि जैसा कि कुछ वहाँ पे पेट्रोलियम है, उसे ज़्यादा महंगी तकनीक से निकालना ये फायदा का बात तो है नहीं, तो लोग चाहते हैं कि उससे सस्ती तकनीक का उपयोग करके निकालें ताकि उस पेट्रोलियम का या उस कोयले का मुनाफा कमाएं। इसके लिए ये संचित संसाधन है। आइए मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। अमेरिका के तटीय प्रदेश में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है, परंतु वह पेट्रोलियम का उपयोग करता है। आइए, प्रचुर भंडार है तो ही तो पेट्रोलियम का उपयोग करेगा। ये जो समाप्त हो जाएंगी भंडार होने के बाद ही अपने संचित भंडार का उपयोग करेगा। आखिर क्यों करेगा उपयोग? क्योंकि अभी जहाँ से उपयोग कर रहा है वहाँ से उसे मुनाफा मिल रही है अच्छी से। जब यहाँ से ये पेट्रोलियम का संभावना कम जाएगा तो जहाँ पे संचित भंडार है वहाँ से उपयोग करना शुरू करेगा। कम ही मुनाफा हो पर उपयोग करना शुरू हो जाएगा। आइए, संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है मैं बता दी हूँ अच्छी तरह से। अब आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो देख रहे हैं वे हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जब तक आप लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक हम लोग क्या बोला जाता है उसे एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, जैसे कि लाइक करने से या शेयर करिएगा आप लोग, तो हम लोगों को पता चलती है कि हमारा वीडियो कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने इसे लाइक किए हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलती है और अच्छी करूं इसके लिए सोचती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बता दें कि क्लास 10th का जो है वो पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा। समर्पण लर्निंग पॉइंट पे आके वीडियो को ज्वाइन करें, देखें, और जो लोग हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वे जाके एक बार वीडियो को देख लें।
ज़्यादा बेनिफिट होगी आप लोगों को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। समुचित उपयोग के बिना संसाधन का कोई महत्व नहीं है। पता है आप लोगों को भी, बता दी हूँ, शुरू से लेके अभी तक का यही बात आई है कि समुचित उपयोग के बिना संसाधन का कोई महत्व नहीं है। परंतु आइए जानते हैं और डिटेल। संसाधन का महत्व अभी तक है जब तक इसका समुचित और व्यापक रूप से उपयोग संभव हो। बिल्कुल सही है। संसाधन तभी तक महत्व में आएगी जब तक उसका अच्छे तरह से और व्यापक उपयोग संभव होगा तभी। जैसा कि एग्जाम्पल है कि पानी से विद्युत उत्पन्न करने की तकनीक 1831 से 32 में खोजी जा चुकी थी। किससे? पानी से विद्युत उत्पन्न करने की तकनीक। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगी, ये डेट याद रखिएगा। परंतु विद्युत के उपकरणों की खोज नहीं हुई थी उस समय जो था। देखिए, पानी से विद्युत उत्पन्न करने की तकनीक विकसित तो हुई थी, परंतु विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हुआ था, अर्थात बिजली का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए कहीं पर जल विद्युत केंद्र स्थापित नहीं किए गए थे। क्यों नहीं किए गए थे? जब उपकरण ही नहीं होगी, जल विद्युत का भले शुरुआत हो गया हो, परंतु उसे किस काम में लगाया जाए जब यही नहीं पता है, तो फिर केंद्र क्यों स्थापित किया जाएगा? फिर हुआ क्या? 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि 1879 में किसने बिजली के बल्ब का उपयोग आविष्कार किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन। या फिर बोला जाएगा कि बिजली के बल्ब का आविष्कार कब हुआ? तो ये डेट याद रखिएगा। आइए, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद यूरोपीय और अमेरिकी में कुछ जल विद्युत केंद्र बनाए गए जब बिजली के बल्ब का उपयोग हुआ। तो फिर कुछ सालों बाद, यानी कुछ वर्षों बाद, बिजली के मोटर, पंखे तथा अन्य उपकरणों का आविष्कार हुआ और इसके बाद ही बड़े पैमाने पर जल विद्युत का उत्पादन होने लगा। क्योंकि उपकरण अधिक होने लगी तो उसकी उपयोगिता भी अधिक होगी, और उपयोगिता अधिक होगी तो फिर जल विद्युत की भी खपत ज़्यादा होगी, तो उसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए गए। ये तकनीकी उपयोग के अभाव में संसाधन नहीं बन पाए। अर्थात इससे यह साबित होता है कि समुचित उपयोग के बिना संसाधन का कोई महत्व नहीं है। अब ये जो पॉइंट आई है कि समुचित उपयोग के बिना संसाधन का कोई उपयोग नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का मैं टॉपिक बताऊंगी। वो अभी हमारा जो है वो फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फर्स्ट क्या, हर चैप्टर को मैं अच्छी तरह से बताऊंगी, इसलिए मैं डिटेल बताने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। अब आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं ज़्यादा बताने का भी प्रयास नहीं कर रही हूँ। आप लोग एंजॉय से पढ़िए ताकि अच्छी तरह से समझ आए। टेंशन में पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो आइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर फर्स्ट ही रहेगा। और मैं जो बोली हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों का भलाई करिए, प्लीज़ वे काम भी कर दीजिए। आप लोग जितना ही लाइक करिएगा, जितना ही वीडियो को शेयर करिएगा, हमारा सपोर्ट उतना ही मिलता रहेगा। और जो लोग हमें सपोर्ट कर रही हैं, लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलती हूँ।